वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोगों का चला था 6 और आज हम लोग उसमें देखेंगे प्रायोगिक प्रमाण। तो आइए देखते हैं प्रायोगिक प्रमाण क्या होते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डीएनए का अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन होता है। कैसा होता है? अर्धसंरक्षी होता है, प्रतिकृतियन होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम इस्चेरेचिया कोलाई से हुई थी। कौन सी किससे हुई थी? तो इस्चेरेचिया कोलाई से इसका सर्वप्रथम क्या हुई थी? जानकारी हुई थी कि जो डीएनए होता है उसका अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन होता है। ठीक, आगे जाकर उच्च जीव जैसे पौधे व मानव में पता लग पाया था। सबसे पहले इस्चेरिया कोलाई में हुई थी, उसके बाद मानव और पौधों में जाकर के पता लग पाया कि डीएनए जो होता है वो अर्धसंरक्षी होता है। सन 1958 में मयू मैस्लेसन, इसको मैस्लेसन भी कह सकते हैं, वह फ्रैंकलिन स्टाल, इसको स्टाल भी लिख करके आ सकता है। फ्रैंकलिन क्योंकि पूरा नाम है, और स्टाल या मैस्लेसन भी लिख करके आ सकता है। तो इनका पूरा नाम है मैथ्यू मैस्लेसन और फ्रैंकलिन स्टाल ने क्या किया था? निम्न प्रयोग किए थे। तो पहला प्रयोग इन्होंने जो किया था वो कोलाई पे किया था। किस पर? ई कोलाई। जो ई कोलाई है, इस पर आपने देखा होगा बायोलॉजी के अधिकतर जो 11th में और 12th में और हाई स्कूल में जो चैप्टर है उसमें अधिकतर ई कोलाई पर क्यों किया गया है, जो प्रयोग क्यों किस वजह से किए गए? तो जो ई कोलाई होता है वो 20 मिनट में क्या करता है? जनन करता है। जनन करके नई पीढ़ी अपनी उत्पन्न करता है। इस वजह से इसको ई कोलाई को क्या लिया गया प्रयोग के लिए? तो अधिकतर सभी वैज्ञानिकों ने ई कोलाई पर ही प्रयोग किया। तो ई कोलाई के जो जीवाणु को नाइट्रोजन 15, क्या नाइट्रोजन का समस्थानिक क्या है? नाइट्रोजन 15 है। ठीक, तो जो ये नाइट्रोजन 15 है युक्त माध्यम, जिसमें माध्यम का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है, ये यहाँ पे समझ लीजिए, कोई चीज़ है उसको उसी के क्या सल्यूशन में डाला जाए। N15 क्योंकि डायरेक्ट तो दिया जा सकता नहीं है, उसके माध्यम यानी कि सल्यूशन में क्या किया जाए? बैक्टीरिया को, ई कोलाई को डाला जाए। तब क्या होगा? जब संवर्धन किया गया, उसको डाला गया, तो उसमें इन्होंने NH4Cl में क्या किया? अमोनियम क्लोराइड में इसकी ई कोलाई की वृद्धि करवाई। जब वृद्धि हुई तो इन्होंने देखा कि ई कोलाई का प्रयोग के लिए इसलिए किया गया क्योंकि ई कोलाई क्या होता है? 20 मिनट में अपनी प्रतिकृति बना लेता है। अपनी प्रतिकृति बना, यहाँ पे डीएनए ले लिया गया, ई कोलाई का डीएनए लिया गया, उसको NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है उसके समस्थानिक में डाला गया, और एन जो था वो कैसा था? नाइट्रोजन का समस्थानिक 15 था। ठीक, 15 था। तो इसके दो समस्थानिक होते हैं, नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14। तो इन्होंने दोनों पे प्रयोग किए थे। दोनों समस्थानिक पे क्या किया? इन्होंने प्रयोग किया। इसमें जब डाला ई कोलाई को संवर्धन माध्यम में डाला और NH4 के विलयन में क्या किया? ई कोलाई की वृद्धि करवाई। तब इन्होंने देखा जो नाइट्रोजन 15 युक्त ई कोलाई का सेंट्रीफ्यूजन मशीन में करवाया गया। क्या कराया गया? मशीन में सेंट्रीफ्यूजन करवाया। सेंट्रीफ्यूजन कराए और अवसादन कराने पर अधिक घनत्व की क्या प्राप्त हुई? इनको रेखा प्राप्त हुई। रेखा कैसी प्राप्त हुई? अधिक घनत्व की रेखा इनको प्राप्त हुई। और उसके बाद गाम सेंट्रीफ्यूजन अपकेंद्रीकरण होता क्या है? सबसे पहले सेंट्रीफ्यूजन इन्होंने कराया, तो सेंट्रीफ्यूजन होता क्या है इसको समझ लेते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण या मशीन से जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है? इसमें मशीन में जो क्या टेस्ट ट्यूब में जो CSCl2 का विलयन लिया गया, CSCl2 का विलयन लिया गया और उसमें ई कोली को डाला, फिर मशीन में लगा दिया। जो टेस्ट ट्यूब, जैसे ऐसे टेस्ट ट्यूब, ये एक है साँचा है, इसमें टेस्ट ट्यूब ऐसे लगी होती हैं, 4-5 जो टेस्ट ट्यूब जितने का साँचा होता है उसमें से टेस्ट ट्यूब लगी होती हैं। उसमें CSCl2 का क्या लिया गया? सॉल्यूशन लिया गया, विलेन लिया गया, उसमें ई कोली को डाल दिया गया, फिर मशीन में लगा दिया गया। क्या किया गया? तब मशीन में लगा दिया गया। उसके तत्पश्चात अवसादन की क्या हुई? प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब ये गोल 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 कस के घूमने लगा। जब अवसादन की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ? बड़े घनत्व की N15 की जो नाइट्रोजन 15 क्योंकि उसने सोल्यूशन से लिया था तो उसकी परत मिली। यह संख्या में क्या प्रवणता प्राप्त हुई? इसमें क्या हुई? ये परत जो मिली थी ये टेस्ट ट्यूब में कैसी? पेंदे पे मिली थी। ये परत कैसी मिली थी? N15 की जो परत थी वो टेस्ट ट्यूब के कहाँ? पेंदे में मिली थी। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसके पेने में क्या N15 की जो थी वो परत प्राप्त थी। यह रेखा जो प्रवणता क्या हुई? प्राप्त हुई। इसको कहेंगे रेखा प्रवणता। जो ये परत मिली इसकी लाइन को क्या कहेंगे? रेखा प्रवणता प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाइट्रोजन 15 युक्त जीवाणुओं को अन्य संवर्धन जैसे NH4Cl में N14, यहाँ पे NH4 सोल्यूशन तो है पर नाइट्रोजन का समस्थानिक कौन सा लिया गया है? नाइट्रोजन 14 लिया गया है, जिसमें उपस्थित है, तथा नाइट्रोजन 15 युक्त जीवाणु को
जो यहाँ से जीवाणु प्राप्त हुआ, नाइट्रोजन 15 इकोलाई जो प्राप्त हुआ, उसको नाइट्रोजन 14 में क्या कराएंगे, वृद्धि कराएंगे। नाइट्रोजन 14 के विलयन में क्या कराएंगे, वृद्धि कराएंगे। इसको 20 मिनट जब रखेंगे तब देखा जाएगा क्या, जब 20 मिनट जब रखने के बाद जब इसका जो प्रतिकृति जब हो जाएगी तो उसके बाद क्या, जीवाणु जो मिलेंगे उनको क्या, सेंट्रीफ्यूजन मशीन में डाला जाएगा। जब सेंट्रीफ्यूजन मशीन में डाला जाएगा फिर से ये प्रोसेस होगी। तब उसके बाद देखा जाएगा कि जो रेखा प्रवणता की जो लाइन है, जो रेखा प्रवणता जो प्राप्त हुई, वो कहाँ, मध्य में, टेस्ट ट्यूब के कहाँ, बीच में प्राप्त होगी। फिर इन्हीं जीवाणु को जो नाइट्रोजन 14 युक्त माध्यम में क्या, 40 मिनट तक, अभी 20 मिनट तक रखा गया, तब इसको कितना कर देंगे, 40 मिनट तक। तो यहाँ पर कितनी, 2 पीढ़ियाँ प्राप्त होंगी। क्या, दूसरी पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसका जब अब केंद्रीकरण कराया जाएगा तो उसका घनत्व प्रवणता प्राप्त की जाएगी। तब उसमें घनत्व प्रवणता के क्या, 2 अलग अलग रेखाएं यानी कि प्रवणता प्राप्त होंगी। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इकोली लिया। क्या लिया, इकोली लिया। इकोलाई को जब लिया तो उसको संवर्धन माध्यम जो है NH4Cl, एन कैसा है, 15 है, ठीक, नाइट्रोजन 15 है। इसको इकोली को इसके अमोनियम क्लोराइड के विलयन में डाल दिया। डालने के बाद जब इसका अपकेंद्रीकरण कराया गया तो जिसमें इतने जितने इकोली थे वो कैसे थे, उनका जो DNA था वो नाइट्रोजन 15 था, क्योंकि उन्होंने संवर्धन में नाइट्रोजन 15 का यूज़ किया था। तो इसका जो DNA आया था इकोली का तो कैसे, नाइट्रोजन 15 आया था। फिर उन्होंने क्या किया, इसको टेस्ट ट्यूब में जब लिया तो जो उसकी रेखा प्रवणता की लाइन तो बनी, उस पर क्या, नाइट्रोजन 15 थे। और इससे प्राप्त होने वाले बैक्टीरिया क्या थे, नाइट्रोजन 15 थे। फिर इस बैक्टीरिया को फिर संवर्धन में लिया गया। जब संवर्धन में लिया गया तो इसको 20 मिनट तक इसको संवर्धन माध्यम में लिया गया NH4Cl, जहाँ पे नाइट्रोजन का समस्थानिक कितना था, तो 14 था, ठीक। तो यहाँ पे लिया गया। फिर इसके जब बैक्टीरिया को के प्रतिकृति कराई गई तो देखा गया कि यहाँ पे क्या देखा गया, सोल्यूशन को जब प्रतिकृति, यहाँ पे N15 क्या, N15 की जब प्रतिकृति हुई तो प्रतिकृति का मतलब होता है जो ऐसे DNA बंधे होते हैं उनका खुल जाना। क्या, खुल जाना। जब ये हुई तो यहाँ पर देखा गया कि N14 और N15 दोनों क्या हुए, इसकी प्रतिकृति प्राप्त हुई। फिर इसको क्या कराया गया, इसको जनरेट किया गया, मध्यवर्ती प्राप्त हुआ। जब फिर इसको कराया गया तो देखा गया कि बीच में यानी कि मध्यवर्ती प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या, N14 और N15 दोनों ही थे। दोनों क्या, समस्थानिक थे, क्योंकि दोनों माध्यमों में इसको रखा गया तो इसमें दोनों समस्थानिक थे। फिर यहाँ पे क्या किया गया, N14 जो नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया थे उसको 40 मिनट तक NH4Cl में रखा गया माध्यम में। तब इसकी प्रतिकृत कराई देखी गई तो इसमें एक जो प्रतिकृत थी वो N15 थी। तो इसमें जो 2 प्राप्त हुए बॉन्ड, उसमें एक N15 थी और एक N14 थी। वैसे यहाँ पे थी। जब इनको 2 अलग अलग खोला जाएगा तो देखा जाएगा, तब देखा जाएगा कि जो एक सिरा था उस पर N14 यानी नाइट्रोजन 14 के समस्थानिक, और एक पे क्या, N15। वैसे यहाँ पे भी देखा जाएगा। जब इसका अपकेंद्रीकरण कराया जाएगा तब देखा जाएगा कि जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन युक्त 14 समस्थानिक थे उसकी जो परत होगी वो ऊपर प्राप्त होगी, और जो फिर नीचे जो परत प्राप्त होगी उसमें N14 और N15 दोनों बैक्टीरिया पाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन 14 के बैक्टीरिया यहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे। तो इस प्रयोग से हम लोगों ने ये समझा। अब समझते हैं अनुलेखन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। DNA के रज्जुक के रूप में निहित आनुवंशिक सूचनाओं का mRNA में प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले समझिए, जो DNA के रज्जु होते हैं, क्या होते हैं, ये रज्जु हैं। 3-5 और 5-3 जो करके होते हैं ये रज्जु हैं। और mRNA क्या, M का मतलब होता है मैसेंजर, mRNA जो होता है वो संदेशवाहक का कार्य करता है। तो जो आनुवंशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण कौन करता है, तो mRNA करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अनुलेखन कहलाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। DNA के रज्जुक के रूप में निहित जो DNA के रज्जुक में निहित आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उनका mRNA प्रतिलिपिकरण करता है। प्रतिलिपिकरण का मतलब ये होता है कि माँ बाप के जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनके बच्चों में जाते हैं, फिर उनसे उनके बच्चों में जाते हैं। तो ये कार्य कौन करता है, mRNA करता है, ठीक। mRNA ये कार्य करता है। तो इसको प्रोसेस से DNA का जब अनुलेखन होता है तो mRNA का क्या होता है, इसमें रज्जुक बनते हैं 5-3 के, ठीक। अब इस प्रक्रिया के लिए जो RNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम सहायक होता है। इस प्रक्रिया के लिए सहायक कौन होता है, तो जो RNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम जो होता है वो सहायक होता है। सबसे पहले DNA न्यूक्लियोटाइड में क्या, DNA के रज्जु बनते हैं। रज्जु बने, फिर उसको अलग किया गया, सांचे के समांतर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इनको अलग करके सांचे के समांतर कार्य किए, फिर नई श्रृंखला में क्षारक क्रम में क्या किए गए, व्यवस्थित किए गए, और प्लस हाइड्रोजन बंधु से क्या होते हैं, ये जुड़ते हैं। अब अनुलेखन की इकाई समझते हैं। तो DNA में अनुलेखन की इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। उन्नयन जिसको कहते हैं प्रोमोटर, संरचनात्मक जीन जिसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, समापक जीन जिसको टर्मिनेटर कहते हैं। उन्नायक का मतलब होता है
चालू करना, क्या प्रोसेस को जहाँ से शुरुआत हुई उसको उन्नयन कहते हैं। इसको चित्र माध्यम जैसे कि ये बना हुआ है, यहाँ के जो स्टार्टिंग हुई उसको उन्नायक प्रमोटर क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या हुई, शुरुआत हुई। जो मध्य का होगा उसको संरचनात्मक जीन कहेंगे, क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, जीन कहेंगे। और जो लास्ट का जब समाप्त होगा उसको समापक क्षेत्र कहेंगे। इसमें क्या होती है, अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू तो उन्नयन प्रमोटर से होती है, पर जो समाप्त होती है वो अनुलेखन क्रिया का समापन क्षेत्र में क्या होती है, क्रिया समाप्त होती है। फिर आइए देखते हैं एंजाइम आरएनए जो है वो पॉलीमरेज, जो एंजाइम आरएनए है वो पॉलीमरेज यानी कि डीएनए पर निर्भर रहता है। इसमें क्या होता है, एमआरएनए जो होता है, जो मैसेंजर आरएनए डीएनए के जो निर्भर रहता है, जो डीएनए के जो रज्जु के आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एमआरएनए के द्वारा जाते हैं। सबसे बड़ा कारक फैक्टर जो होता है सिग्मा फैक्टर होता है। क्या होता है, सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, प्रमोटर क्षेत्र को पहचानने का कार्य कौन करता है, सिग्मा फैक्टर करता है। अब फिर रो फैक्टर है। रो फैक्टर जो होता है अनुलेखन क्रिया का समापन करता है, क्या करता है, समाप्त करता है। अनुलेखन की प्रक्रिया को समाप्त कौन करता है अगर पूछा जाए तो रो फैक्टर करता है। अगर शुरू कौन करता है तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, अनुलेखन की प्रक्रिया की शुरुआत करता है, अनुलेखन के प्रमोटर क्षेत्र को पहचानता है। फिर एमआरएनए का जो होता है 5 से 3 तक उत्प्रेरित करता है। फिर 3 से 5 की जो रज्जुक होती की और टेम्परेट के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसको टेम्परेट रज्जुक कहते हैं। अब कूटलेखन देखेंगे। कूटलेखन रज्जुक क्या होता है, जो ये रज्जुक हुई इनका क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। और जब ये स्थानांतरित होंगी तो यह किसी भी कूट लेखन क्या करेंगे, नहीं करेंगी, किसी भी प्रकार का कूटलेखन का निर्माण नहीं करती। इनको क्या कहते हैं, कूटलेखन रज्जुक कहते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है, कूटलेखन रज्जुक से बनी अनुलेखन इकाई कहलाती है। देखो यहाँ पे जो ATCG है, जो टेम्पलेट रज्जुक है, जो 3 से 5 तक, इसको कहेंगे टेम्पलेट रज्जुक। और फिर जब ये कोई क्रिया नहीं करेगी, देखो इनके बीच में बॉन्ड तो बना नहीं, तो यहाँ पे कूटलेखन रज्जुक बनेगा। अब ये क्षेत्र कैसा है, ये प्रोमोटर, ये ट्रांसक्रिप्शन साइट बन जाएगी। और ये प्रोमोटर क्षेत्र है, इसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल जो जीन है वो टेम्पलेट जो स्टैंड है, ठीक, यहाँ पे क्या कोडिंग स्टैंड बनेगी, टर्मिनेटर होगा। क्या होगा, टर्मिनेटर होगा। अब आगे समझते हैं टर्मिनेटर क्षेत्र होगा। अब इसमें समझते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। यहाँ पे क्या किया था इन्होंने, बैक्टीरिया पे यूकैरियोटिक जो था उस पर किया था। तो जो बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया में देखो तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। बैक्टीरिया में कितने प्रकार के आरएनए होते हैं, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला होता है एमआरएनए जो मैसेंजर का कार्य करता है, फिर टीआरएनए होता है, फिर आरआरएनए होता है। इसमें क्या जो सेल बनती है वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आरएनए का कार्य ही होता है क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। अब इस प्रक्रिया के थ्रू देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उन्नयन से जुड़कर क्या करते हैं, अनुलेखन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, उन्नायक से जुड़कर के क्या करते हैं, अनुलेखन की ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यह ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। किसमें होती है पूछा जाए तो किसमें होती है, तो ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। और यह क्या करती है, पूरकता का सिद्धांत, क्या पूरकता का सिद्धांत के, यह पूरकता के नियम पर कार्य करती है। टेम्पलेट में यह बहुकलित हो जाता है। अगर आपको पूरकता का सिद्धांत समझना है तो हमें कमेंट करके जरूर कहिए, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, कमेंट करके हमें बताइए। हम आपसे को जरूर से जरूर पूरकता का नियम समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। अब हम लोग बैक्टीरिया पे समझते हैं होता क्या। जो ये हेलिक्स बने हुए हैं इसमें क्या किया इन्होंने, प्रोमोटर, जब प्रोमोटर किया तो उसमें सिग्मा फैक्टर को जो किया, तो यहाँ पे क्या जो हेलिक्स होगी इसकी क्या फूल जाएगी, क्योंकि जब देखो इसमें सेकंड नंबर पर डीएनए ये हेलिक्स है। यहाँ पे क्या करेंगे, रो फैक्टर को जब करेंगे तो जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज में सबसे पहले जब जाएगा, यहाँ पे जब सिग्मा जाएगा, इनिटिएशन जब इसका होगा, इनिटिएशन जब होगा तो यहाँ पे रो फैक्टर रहेगा, तो ये हेलिक्स इसकी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। यहाँ पे टर्मिनेटर हो जाएगा। फिर यहाँ क्या इलोंगिनेशन होगा इसका, तो इलोंगिनेशन में क्या हो जाएगा, इसका फूल जाएगा। फिर टर्मिनेशन में फिर क्या होगा, ये जो रो फैक्टर है वो बाहर निकल आएगा, और इसमें आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, रो फैक्टर के जरिए ये अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे जब रो फैक्टर इसकी प्रक्रिया को शुरू करेगा, फिर उसके बाद ये आएगी अपनी मध्य की प्रक्रिया में। फिर जब ये अनुलेखन की प्रक्रिया समाप्त होगी तो क्या यहाँ पे इसकी प्रक्रिया, अनुलेखन की प्रक्रिया को बैक्टीरिया में समाप्त करने का कार्य करेगा। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो उन्नयन से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करता है। क्या करता है, उन्नयन से जुड़ जाता है, अनुलेखन की शुरुआत करता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उन्नयन से जुड़कर के अनुलेखन की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। यह कुंडली की खुलने तथा उसका आकार दीर्घ, यह कुंडली को क्या खुलने में तथा उसका आकार दीर्घ करने में सहायता करता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापन के लिए किनारे पर आता है तब आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को क्या करता है, अलग हो जाता है। फिर अनुलेखन समाप्त हो जाता है।
देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जब आरएनए पॉलीमरेज उन्नयन से जुड़ करके अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू करेगा, तब वहाँ पे रहेगा सिग्मा फैक्टर। ओके, फिर क्या करेंगे, जो केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए होगा उसमें क्या करेगा, जब आरएनए पॉलीमरेज के समापन के लिए किनारे आएगा, धीरे धीरे खिसक कर क्या करेगा, किनारे आएगा, तब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अलग हो जाएगा। क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज खुद को अलग कर लेगा। जब अलग कर लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। जीवाणु कोशिका विलय में कोई अलगाव नहीं, पर जीवाणु की जो कोशिका होती है उसके विलय में कोई अलगाव नहीं होता है। अब अनुलेखन यूकारियोट में देखते हैं। तो जो यूकारियोट के केंद्रक में 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम मिलते हैं। सबसे पहले होता है आरएनए पॉलीमरेज, जिसको कहेंगे फर्स्ट। यह आरआरएनए का क्या करता है, अनुलेखन करता है। अगर पूछा जाए फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तो यह आरआरएनए का क्या करता है, अनुलेखन करता है। सेकेंड जो पॉलीमरेज आरएनए होता है वह संदेशवाहक यानी कि एमआरएनए का अनुलेखन करता है। आरआरएनए जो थर्ड पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, टी ट्रांसफर जो होता है, जो ट्रांसफर करने का कार्य करता है, टी आरएनए का अनुलेखन क्या करता है, आरएनए थर्ड करता है। आप समझेंगे। प्रारंभिक अनुलेखन में एक्सान कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं, और जो इंटॉन्स होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। ठीक, दोनों मिलते हैं, पर एक्सान कैसे होंगे, सक्रिय होंगे, इंटॉन्स क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे। इस तरह के एमआरएनए को क्या कहेंगे, विषमांगी आरएनए कहेंगे। विषमांगी आरएनए को प्रदर्शित करते हैं एच एन से। ठीक, तो यहाँ पे क्या होंगे, जिसमें क्या एक्सान सक्रिय होंगे, इंटॉन क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पाइलिंग क्या होती है। स्पाइलिंग में पढ़ेंगे, इस प्रक्रिया में प्रारंभिक अनुलेखन में इंटॉन्स को क्या, जो निष्क्रिय उनको निकाल दिया जाता है तथा एक्सान को एक निश्चित क्रम में आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर क्या होगा, जैसे ये हेलिक्स है, इसमें एक्सान और इंटॉन्स दोनों हैं, और ये विषमांगी आरएनए है। ठीक, जब है तो इसमें क्या करेंगे, जो एक्सान जो सक्रिय होंगे उनको क्या करना है, श्रृंखला में एक श्रेणी क्रम में करना है, और जो ये निष्क्रिय इंटॉन्स हैं इनको क्या करेंगे, प्रोसेस के थ्रू अलग कर लेंगे। जब इसको हटाया जाएगा, जब ये हट जाएंगे इंटॉन्स, उसके बाद क्या ओनली जो बचेंगे वो एक्सान बचेंगे। एक्सान के 2 प्रोसेस होती है, पहले होती है कैपिंग, दूसरा होता है टेलिंग। कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन जो ट्राइफास्फेट है, जिसका फॉर्मूला होता है MgPP, 5 सिरे पर जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, 5 सिरे पर जुड़ता है। और टेलिंग में जो एडेनिन समूह जो होता है 200, जिसमें 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वह 3 सिरे पर जुड़ता है। जो विषमांगी आरएनए है, जब वो मैच्योर होगा तो उसमें एमआरएनए क्या, साइटोप्लाज्म की तरफ क्या होगा, जाएगा। जब विषमांगी आरएनए जब मैच्योर होगा तो एमआरएनए की साइटोप्लाज्म की लेयर की तरफ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड क्या होते हैं। तो आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड डीएनए अणुओं में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और कैसे स्थित होते हैं, नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है। क्या है, नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है, जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। तो कहाँ निहित होते हैं पूछा जाए, तो आनुवंशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड में स्थित होते हैं। या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहले कोडान। अब कोडान समझते हैं क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का वह समूह जिसमें एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड होते हैं, उनको कोड या कोडान कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए AUG, जिसको समारंभ कोडान कहते हैं। अब एंटी कोडान क्या होते हैं, टीआरएनए में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का क्या होता है, पूरक होता है। किसका पूरक होता है, तो एमआरएनए का पूरक होता है, उसको एंटी कोडान कहते हैं। अब त्रिक कोडान क्या होते हैं, तो त्रिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड सब सर्वप्रथम किसने दिया था पूछा जाए, तो जॉर्ज गैमो ने 1954 में दिया था। डीएनए व आरएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 20 अमीनो अम्ल के विन्यास पर क्या होते हैं, ये आधारित होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आनुवंशिक कोड की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आनुवंशिक कोडों की कुल संख्या कितनी होती है, 64 होती है। अभी इसको हम लोग सारणी के माध्यम से समझेंगे। 64 होती है। 61 कोडान के 20 अमीनो अम्लों को क्या कहते हैं, कोड करते हैं। 61 कोडान क्या करते हैं, 20 अमीनो अम्ल के को क्या करते हैं, कोड करते हैं। शेष 3 कोडान किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। 30 कोडान क्या करते हैं, किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। इन्हें स्टॉप कोडान कहते हैं। जो कोड नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं। दूसरा है जेनेटिक कोड त्रिक होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिक कोड जो होते हैं वो त्रिक होते हैं। तो जेनेटिक कोड हमेशा त्रिक होता है, अर्थात एक अमीनो अम्ल को कोड करने वाले कोडान 3 अक्षर या क्षारक होते हैं। पहला था ट्रिपल UUU, फिर UAG, फिर UGA। इसमें डैश जो है ये नहीं लगेगा क्योंकि 3 4 N है। ठीक, जेनेटिक कोड कॉमा रहित होते हैं। क्या इसमें कॉमा नहीं लगता है। एक अमीनो अम्ल के कोडान व उसके आगे वाले अमीनो अम्ल के कोडान के बीच कॉमा नहीं होता है। इसमें क्या कॉमा नहीं होता है। और कोड निरंतरता उस समय तक बनी रहती है जब तक
कि कोडित संदेश क्या हो, समाप्त नहीं हो जाते। जब तक कोडित संदेश समाप्त नहीं होते तब तक क्या होती है, इसकी निरंतरता बनी रहती है। जैसे यू 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 ए यू जी जी यू सी। अब आनुवंशिक कोड को अपहासित डी जनरेट होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो कुछ अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडान होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल के लिए क्या होते हैं, एक से अधिक कोडान होते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल समझेंगे, फिनाइल के लिए 2 कोडान यू 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 एवं यू यू सी दोनों कोडान हैं। अब आनुवंशिक कोड सार्वधिक होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। जैसे जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होते हैं। जेनेटिक कोड क्योंकि सार्वत्रिक सभी में जेनेटिक कोड होते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु से लेकर मनुष्य में यू 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 फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल कोड लेखन क्या करता है, कार्य करता है। अब आनुवंशिक कोड असंदिग्ध एवं विशिष्ट होते हैं। एक कोडान केवल एक अमीनो अम्ल का कोड लेखन करता है। एक कोडान क्या करेगा, एक अमीनो अम्ल का कोड लेखन करता है। उदाहरण के लिए यू यू सदैव फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल का कोड करता है, अन्य किसी अमीनो अम्ल का कार्य ये नहीं करेगा। जो यू यू होगा ये फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल का ही कोड करता है, बाकी पे कार्य अमीनो अम्ल पर कार्य ये नहीं करता है। अब ए यू जी कोडान जो होता है वो दोहरा कार्य करता है। कैसा करता है, दोहरा कार्य करता है। या मिथियोनिन जो होता है अमीनो अम्ल का कोड लेखन करता है एवं दूसरा कार्य क्या करता है, प्रारंभक कोडान जो होते हैं, जो स्टार्ट कोडान के रूप में भी कार्य कौन करता है, तो ये मिथियोनिन करता है। अब समापक कोडान क्या होता है, यू ए जी एवं यू जी ए, ये तीनों क्या होते हैं, स्टॉप कोडान कहलाते हैं। स्टॉप कोडान पूछा जाए तो यू ए जी एवं यू जी ए तीन क्या होते हैं, ये स्टॉप कोडान होते हैं, समापक कोडान होते हैं। अब अमीनो अम्ल के प्रकोष्ठ हम लोग समझ लेते हैं। तो कोई ये सारणी जो है वो देखने में बड़ी कठिन लग रही है, पर इसको बहुत ही आसान है इसको समझना। ठीक, तो देखो इसको समझने के लिए क्या, पहले प्रथम स्थिति में हमारे पास कोडान कितने हैं, यू सी ए जी कितने हैं, यू सी ए जी है। ठीक, अब द्वितीय स्थिति में इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, फिर ऐसे लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जब इसके खाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 खाने बने, 4 ऐसे हैं, 4 खड़े हैं, और ऐसे जो पट हैं वो कितने हैं, ये भी 4 हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितने 16 खाने हुए, तो इसमें एक खाने के सामने यू सी ए जी ऐसे करके लिखते चले गए। अब ये बनेगा कैसे, देखिए यहाँ से एक यू लिया गया प्रथम स्थिति से, दूसरी स्थिति से एक यू लिया गया, इससे एक यू लिया गया तो यू 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 बन गया। ठीक, अब फिर दूसरी स्थिति में एक यू प्रथम स्थिति से लेंगे, दूसरा द्वितीय स्थिति से लेंगे, तीसरा तृतीय स्थिति से लेंगे, जब यहाँ पे यू यू सी यानी कि फेनिल बनेगा। ठीक, पीएचई बनेगा। अब तीसरे में भी यही करेंगे, जब देखो यहाँ से यू लिया और फिर इधर से क्या लिया, यू लिया, यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर इधर लेंगे यू लेंगे इधर जाएंगे जी हो जाएगा, एक कॉलम हो गया, फिर दूसरे में ऐसे ही करते जाएंगे, तो ये हमारी सारणी बन जाएगी। अब पढ़ेंगे उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक कोड क्या होते हैं। उत्परिवर्तन सबसे पहले समझते हैं, उत्परिवर्तन क्या होता है। अचानक से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहा जाता है। अचानक से कोई परिवर्तन हो गया उसको कहेंगे उत्परिवर्तन। जैसे कोई भी परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है, अब इंसान में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तो उसको उत्परिवर्तन कहा जाएगा, और जो धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि डीएनए का जब म्यूटेशन होता है, जब उसमें उत्परिवर्तन होता है वो डायरेक्ट क्या बन जाता है, जीन बन जाता है। अब जीन बन जाता है। अब इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन। क्या पढ़ा था, पॉइंट म्यूटेशन। इसमें क्षारक क्या होता है, जोड़ा होता है। इसमें क्या होता है, क्षारक का या तो विलोपन होता था या तो प्रतिलोपन होता था, और जब प्रतिलोपन होता था, पॉइंट म्यूटेशन के क्या होता था, रोग जो सिकल सेल एनीमिया जो रोग था वो उत्पन्न हो रहा था प्रतिलोपन या विलोपन से। तो इसमें क्या था, बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक क्षार युग्म में क्या परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप होने वाले रोग को क्या कह रहे थे, सिकल सेल एनीमिया रोग कह रहे थे। और ये कैसा था, सेल जो थी वो हंसिया आकार की बन जा रही थी। इसको 3 अक्षर या आनुवंशिक कोड की तरह समझ सकते हैं, मिलते हैं। जैसे कि राम हैज़ रेड कैप लिखा हुआ है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो हैज़ है रेड है उसके बीच में बी को ऐड करेंगे। इसमें हमेशा 3 अक्षरों का, 3 देखो लिखा है, 3 अक्षर या वर्ड की कूट बनती है, अनुवंशिक कूट। अब इसमें जब डालेंगे तो यहाँ पे राम हैज़, जहाँ पे रेड है वहाँ पे बी हो जाएगा, फिर डी सी ए हो जाएगा, तो पी सिर्फ अकेली बची, तो इसका तो कूट बनेगा नहीं। फिर जब इसके बीच में हैज़ और रेड के बीच में, हैज़ और रेड यानी कि जहाँ पे ब्री है इसके बीच में क्या डालेंगे, बी आई डालेंगे, तो यहाँ पे राम हैज़ बी आई आर हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ई डी सी और ए पी, ये 2 ही हैं तो इसका त्रिक नहीं बनेगा। अब जिसमें बिग डाल देंगे, क्या हैज़ और रेड के बीच में जब बिग डाल देंगे तो राम हैज़ बिग रेड कैप, यानी कि यहाँ पे आनुवंशिक कोड 3 का कंप्लीट हो जाएगा।
अतिरिक्त अक्षरों का वाक्य निम्नवत बनेगा। क्या बनेगा? सबसे पहले राम हैज़ EDC बनेगा, जिसमें क्या AP निकलेगा। फिर राम हैज़ DGA बनेगा, इसमें P। फिर कंप्लीट हो जाएगा राम हैज़ कैप। तो RED का क्या हो गया? विलोपन हो गया। RED क्या पूरी तरीके से विलोपित हो गया? विलोपन हो गया। एक या दो अक्षरों के निवेशन या विलोपन से निवेशन या विलोपन के बिंदु को पढ़ने के जो निवेशन या विलोपन के जो पढ़ने का प्रधान होता है उसको रीडिंग फ्रेम कहा जाता है। अगर रीडिंग फ्रेम पूछा जाए तो क्या निवेशन या विलोपन के बिंदु को क्या करते हैं? पढ़ने के प्रधान को रीडिंग फ्रेम कहते हैं। ठीक। और होता है यह उत्परिवर्तन व आनुवंशिक कूट कहलाता है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।